आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको सीआरए इक्वेशन सेटिस्फाई करना सिखा दिया था। ठीक है, अब मैं आपको सीआरए इक्वेशन वही सीआरए इक्वेशन है मेरा, बस यहाँ पे क्या है फॉर्म चेंज कर दिया मैंने। बाकी मैथड जो नेसेसरी कंडीशन सभी कंडीशन सेम होंगी, बस सीआरए इक्वेशन का जो फॉर्म है ना वो चेंज कर दिया मैंने। वहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म था मेरा और यहाँ पे कैसा होगा पोलर फॉर्म होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पोलर फॉर्म से सीख लेंगे, बाकी हमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डाली है, तो यहाँ पर ऐसे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, सिंपल तरीके से लगेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारे डिस्कस पॉइंट क्या क्या होंगे इस लेक्चर के, तो वही होगा सीआरए इक्वेशन पोलर फॉर्म, वो हम डिस्कस करेंगे। आपको एक क्वेश्चन नहीं देंगे, एग्जाम्पल देंगे, इसका एक क्वेश्चन बता देंगे और एग्जाम्पल देंगे, आपको पता चल जाएगा काम क्या है। बाकी काम तो हमने पिछले लेक्चर में पूरा सीख ही रखा है कि कैसे हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं। फिर हम आपको हार्मोनिक फंक्शन बताएंगे कि हार्मोनिक फंक्शन कैसे सेटिस्फाई होता है। ठीक है, वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे हम लोग पता करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड बात निकल के आती है हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, इसके बारे में आप जानेंगे, इसकी क्या कंडीशंस होती है, क्या सिचुएशंस होती हैं, कब हार्मोनिक वो फंक्शन होगा। अगर हमारा यू क्या है, वी क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है यू का, तो क्या ये मतलब अगर हम रिवर्स की बात करें कि क्या हम इससे रिवर्स पूछें कि यू हमारा क्या होगा, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा तो ट्रू होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है ना, क्योंकि लोग समझते हैं अगर यू उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो ये इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा, श्योर मानते हैं, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे होता ही नहीं होता, विद एग्जाम्पल इसको डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया पॉइंट। एंड थर्ड जो लास्ट पॉइंट, सॉरी फोर्थ और जो लास्ट पॉइंट है मेरा वो ये है कि हम लोग किसी एनालिटिक फंक्शन को कंसिडर कैसे करेंगे। जैसे कि हमें यू दिया गया है तो उससे हम एनालिटिक फंक्शन अपना कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वी दिया गया तो उससे अपना एनालिटिक फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो एवरीथिंग के सब डिस्कस करने होने वाले हैं हम लोग, है ना। अच्छा ठीक है, तो ये सारे पॉइंट डिस्कस करने से मतलब हमारी जो थ्योरी है वो थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। और लास्ट लेक्चर है, यानी कि इसका लास्ट लेक्चर जब हम बनाएंगे आपका, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तो भाई क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे हम लोग, लेकिन इससे मतलब सेकंड लास्ट बोल सकते हो आप। ठीक है, तो जो हमारा लेक्चर बनेगा वो ये बनेगा कि इसके एनालिटिसिटी के लिए क्या क्या हमारे डिस्कस पॉइंट हो सकते हैं, मतलब कि अब हम लोग सीएसआई नेट के अकॉर्डिंग वो डिस्कस पॉइंट निकलेंगे और लिखने के बाद उन पर डिस्कस करेंगे, है कि नहीं है, कि एक कांस्टेंट होगा तो इसे एनालिटिक होगा नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा तो एनालिटिक होगा नहीं होगा, ऑर्थोगोनल भी है तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा पहला पॉइंट होगा ये, सेकेंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये एंड फोर्थ पॉइंट ये। तो पहले पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीआरए इक्वेशन पोलर फॉर्म हमारा क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले एक क्या करते हैं कि इसका फॉर्म बता देते हैं डायरेक्टली आपको, क्योंकि सीआरए इक्वेशन हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, नेसेसरी के सफिशिएंट के दोनों की डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पे एक बात आती है कि सीआरए इक्वेशन का जो थर्ड पॉइंट होता है, मतलब नेसेसरी केस का, कि सीआरए इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और सफिशिएंट में भी होता है कि सीआरए इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बस वहीं पे आपको चेंजेस करना है, वहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में हमने लगाया था और यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, पोलर फॉर्म। तो डायरेक्टली वो इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे हम लोग, बाकी सेम वर्क है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन होगा अब आर और थीटा के फॉर्म में होगा। ठीक है, यू भी मेरा किसके फॉर्म में होगा, आर और थीटा के फॉर्म में होगा, और वी भी मेरा कैसा होगा, आर और थीटा के फॉर्म में होगा। पहले किसके फॉर्म में थे ये, पहले मेरा किसके फॉर्म में थे, यू किसके फॉर्म में था, वो मेरा था एक्स और वाई के फॉर्म में था। ठीक है, और वी भी मेरा किसके फॉर्म में था, एक्स और वाई के फॉर्म में था। अब पोलर ये कार्टेशियन फॉर्म का था इक्वेशन, अब ये पोलर फॉर्म का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो पोलर फॉर्म के इक्वेशन में क्या होगा, वैसे आप लोग जानते हैं कि एक्स बराबर मेरा होता है आर कॉस थीटा, वाई बराबर होता है मेरा आर साइन थीटा। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल ना बताते हुए, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे कमांड करना है, तो ज़्यादा डिटेल ना बताते हुए डायरेक्टली मैं आपको इनके इक्वेशन बताता हूँ। तो सीआरए इक्वेशन क्या होता है डायरेक्टली देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सीआरए इक्वेशन मेरा हो जाता है यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, एंड डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी बाई डेल थीटा, सॉरी डेल वी बाई डेल आर, ये होता है मेरा। इसी को काफ़ी लोग ऐसा लिखते हैं कि 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। तो भाई इस तरीके से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको इधर भी भेज सकते हैं, जैसा आप आपकी बुक में वैसा आप चाहो लिख लें, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग लिखना चाहो मेरे अकॉर्डिंग लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ और उससे डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे। अच्छा एक चीज़ और, अगर हमारे पास कोई फंक्शन w है जो मेरा, ठीक है, और वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन जैसे जो मेरा होता है वो इसके फॉर्म में होता है क्यू आर थीटा और प्लस आई वी आर थीटा, ऐसे फॉर्म में होता है, यानी पोलर फॉर्म में होता है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लूँगा। ठीक है, वो तो ठीक है कि हम सीआरए इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन अगर हमें क्या आ जाए कि इसका भैया आप डेरिवेटिव निकालें, ठीक है, इसका आप अगर डेरिवेटिव निकालें तो कैसे निकालेंगे, उस पर हम बात करते हैं कि मतलब इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे डेल, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन डेल आर
इंटू ए की पावर माइनस आई थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव डायरेक्टली निकालने का, कि अगर आप डेरिवेटिव डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्या होती है सिचुएशन, अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में होता है तो डेरिवेटिव कैसे डायरेक्टली निकालते हैं, ठीक है। अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में होता है मतलब ये है कि W इक्वल टू एफ जेड और वो इक्वल टू होता है U प्लस एओटा V, या फिर बात करें U किसके फॉर्म में होता है, X और Y के फॉर्म में होता है, और प्लस आयोटा V किसके फॉर्म में होता है, X और Y के फॉर्म में होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन मिलने वाली है, अगर हम यहाँ पे अगर बात करें कि DW हमारा DZ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो डेल W अपॉन डेल X हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल D और डेल, तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो D होता है मेरा वो ओनली वन वेरिएबल के लिए होता है, ओनली वन वेरिएबल के लिए, और जो डेल लगाते हैं यूज़ करते हैं, जब हम डिफरेंशिएट में डेल यूज़ करने लगते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, ये होता है कि वन मोर देन फंक्शन के लिए, वन मोर देन वेरिएबल के लिए होता है। जब एक से अधिक वेरिएबल होते हैं उसके अंदर और हमें किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग डेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है इनके बीच में, तो डेल और डी में डिफरेंस होता है। आई थिंक समझ में आगे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको डी मत यूज़ करना, ये डेल है मेरा, ठीक है ना। तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं जिनका यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, ठीक है। और या फिर सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बोलो चाहे ये बोलो दोनों सेम ही तो हैं, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, तो सिमिलर इसमें भी ऐसे ही होता है। तो ये हमने क्यों बताया आपको, क्योंकि कभी कभी आता है कि मान लो डायरेक्टली डिफरेंशिएट में करना पड़ जाए तो हम ज़्यादा सोचेंगे समझेंगे नहीं, डायरेक्टली ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर कि हमारा इसका क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास n कोई रियल फंक्शन है, ठीक है, सो दैट हमें शो करना है कि ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास दिया गया जो कि एनालिटिक है, एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी व्हेन r इक्वल टू 0, ठीक है, r इक्वल टू 0 पर ये हम इसको छोड़कर इस पर हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा, यानी सभी वैल्यू के एनालिटिक है, बस r इक्वल टू 0 छोड़कर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक और फाइंड करना है कि डिटरमाइन करना है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए, n r की पावर n-1 और इन करली ब्रैकेट कॉस n-1 थीटा प्लस आयोटा साइन n-1 थीटा, ठीक है। तो मुझे ये प्रूफ करना है। चलो देख लेते हैं इसको, सिंपली तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे लगाना है, क्वेश्चन ऐसे लगेगा, ये क्वेश्चन में दम नहीं है, पहले तो आप क्वेश्चन को समझें। तो यहाँ पे क्या दिया गया हमारा, तो दिया गया एफ जेड इक्वल टू r की पावर n, ठीक है, और कॉस n थीटा और प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये मेरा दिया गया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो भी है, यहाँ से रियल पार्ट की बात करें तो यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो u बराबर मेरा हो जाएगा r की पावर n, ठीक है, कॉस n थीटा। और मैं v बराबर बात करूँ तो यहाँ से v बराबर मेरा हो जाएगा r की पावर n, राइट, साइन n थीटा, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, भाई मुझे u पता चल गया, मुझे v पता चल गया, ठीक है। मुझे क्या करना है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा फर्स्ट टाइल, है ना। और भाई आपको डेरिवेटिव एग्जिस्ट देखना पड़ेगा कि पार्शियल डेरिवेटिव इसके एग्जिस्ट हैं, CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड जो लास्ट पॉइंट है कि इसका ये डिफरेंशिएबिलिटी होता है कि नहीं होता है, तो हम लोग ये सारी बातें चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, ये देखने वाले हैं कि इसका पहले कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो देख लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल आर वो निकालो भैया, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा n r पावर n-1 कॉस n थीटा। अब ये तभी एग्जिस्ट होगा जब r क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट यहाँ पे ना बोलता, अगर ये पॉइंट यहाँ पे ना बोलता कि मान लो ये, तो पता है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना होता, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना होता, किसके लिए, अब r इक्वल टू 0 के लिए पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के लिए मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है। तो r डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, मतलब r इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है इसमें। अब इधर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला डेल यू अपॉन डेल थीटा देख लेते हैं, क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो r की पावर n, और यहाँ से क्या आएगा माइनस साइन n थीटा, और इसका अगेन करेंगे तो n आ जाएगा यहाँ पर, तो ये n है यहाँ पे माइनस n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा डायरेक्टली अब चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर।
वी का कर लेते हैं ज़रा। तो वी का क्या हो जाएगा मेरा, तो डेल वी अपॉन डेल आर। वी का क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल आर। अब यहाँ से डिस्कस करते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर में करेंगे तो एन आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है, साइन एन एन थीटा। यहाँ पे वही केस है कि आर डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं तो ये फेल हो जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा, हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। चारों तभी एग्जिस्ट होंगे जब कंडीशन भी साथ लेकर चलोगे। अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं देते तो इसके पॉइंट पर ये फेल होता है मेरा, ठीक है ना, आर इक्वल टू 0 पर। तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी दे रखा है, इसको छोड़कर तो कोई बात ही नहीं करनी हमें उससे, है ना। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। आर के रिस्पेक्ट में कर दिया है, अब थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव इसका। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, एन आर पावर एन कॉस एन थीटा। यहाँ तक हो गया। अब लोग ये देखते हैं कि क्या शेयर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो भाई हमारा शेयर इक्वेशन क्या होता है, शेयर इक्वेशन, ठीक है, तो वो क्या होता है मेरा, तो वो ये होता है कि डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू आर डेल वी बाई डेल थीटा, सॉरी 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा, ये होता है, ठीक है। एंड डेल यू अपॉन डेल आर हो गया तो डेल थीटा ले लो, डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर डेल वी बाई डेल आर, ये होगा, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे देखें क्या सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग अपना चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल आर ये है मेरे पास, ठीक है। इसका अगर देखा जाए तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आर डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल थीटा। मतलब अगर इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आर से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर ये ख़त्म हो जाएगा, आर -1 जो पावर थी, तो ये वैल्यू, ठीक है, किसके इक्वल होनी चाहिए, डेल वी अपॉन डेल आर के। तो डेल वी अपॉन डेल आर देखो क्या इसके, सॉरी डेल वी अपॉन डेल थीटा यहाँ पे ना, डेल वी अपॉन डेल थीटा के, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा मतलब ये क्या इसके, सॉरी ये क्या इसके ये इक्वल है, भाई ये वैल्यू क्या इसके इक्वल है, तो मतलब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई मेरी हो गई। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि डेल वी अपॉन डेल आर जो है, यानी कि डेल वी अपॉन डेल आर मतलब इसमें आर से तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है। तो आर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इसमें ज़रा, तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे इधर से हट जाएगा, आर से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दिया, वो इक्वल हो जाएगा किसके, डेल यू अपॉन डेल थीटा के। तो क्या ये पूरा इक्वल हुआ डेल यू अपॉन डेल थीटा के, ऑफ कोर्स हो रहा है भाई, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो दोनों मेरे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, आर सेटिस्फाइड। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो ही रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो गए। फॉर याद रखना है एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट छोड़कर, आर इक्वल टू 0 को छोड़कर, ठीक है ना, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। और साथ साथ एक भी पॉइंट है कि एफ डैश जेड भी मेरा क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, एग्जिस्ट देख लेना, एग्जिस्ट फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज़, ये सब हम लोग चेक कर चुके हैं, ठीक है, अपने पिछले लेक्चर में, तो बार बार देख रहे हैं हम लोग, तो बार बार करने की जरूरत है नहीं। अगर आप मेरे पुराने लेक्चर देखते आ रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी डायरेक्टली, ठीक है, फाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ जेड। तो ये हो गया हमारा से पॉइंट वाइज चेक करना, तभी आपको पता चलेगा। अगर ये सारे पॉइंट डिस्कस हम कर रहे हैं, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहे हैं, ये एग्जिस्ट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ जेड मेरा क्या होगा, एफ जेड बी एनालिटिक, ठीक है, एक्सेप्ट। देखना ये पॉइंट छोड़कर ये है, ये पॉसिबिलिटी हमें जरूर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो विद सॉरी आर, तो आर इक्वल टू 0 को छोड़कर ये हमारा क्या करेगा, एनालिटिक होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे फेल इसलिए हो जाए क्योंकि अगर आपने देखा भी, अगर हम वो पॉइंट रख देते तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, तो इसलिए हमारा ये पॉइंट फेल हो रहा था। बाकी सभी के लिए हमारा क्या करेगा, एनालिटिक फंक्शन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिटरमाइन करते हैं डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है कि अगर पोलर फॉर्म में होता तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर और इन टू की पावर माइनस आई थीटा। अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। तो डेल यू अपॉन डेल आर यानी कि जो इसका, ठीक है, डब्ल्यू है उसको हम क्या करेंगे, आर इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू मेरा कहाँ है, एक बार देख लेते हैं, यही तो मेरा डब्ल्यू है, ध्यान से देखो, तो यही मेरा क्या है, डब्ल्यू है।
अब इसको हमें क्या करना है, आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लेना है। तो सिंपली देखो, अगर आर के रिस्पेक्ट में इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ से आएगा एन आर की पावर n माइनस 1, और ये पूरी की पूरी वैल्यू आप उसको वैसे ही लिख दो, तो कॉस एन थीटा और प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कहानी हो गया। और इनटू में क्या है मेरे पास, e की पावर माइनस आई थीटा। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है वो देख लेते हैं। कहानी में ट्विस्ट है कि ये से हमें ये लाना है। ठीक है, हमें ये लाना है, तो क्या दिक्कत है भैया, लेकर आते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं, e की पावर आई थीटा। तो एन आर की पावर n माइनस 1, ये हो गया e की पावर आई। ठीक है, थीटा होता है, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या एन थीटा, तो एन थीटा लिख देंगे हम लोग, और इंटू में क्या e की पावर माइनस आई थीटा हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n की पावर n आर की पावर n माइनस 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका e की पावर, अब देखेंगे इधर तो आई थीटा ले लो कॉमन, तो आई n माइनस 1 थीटा, फी की पावर आई थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है ना, आइलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हो जाएगा n आर एक पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे भाई, कॉस थीटा प्लस आयोटा आई, देखो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा एफ, सॉरी साइन थीटा फॉर्मूला ये होता है हमारा e की पावर आई थीटा का, समझना। तो थीटा के रिप्लेस में पूरी वैल्यू, तो थीटा के रिप्लेस में वैल्यू रख दीजिए आप। तो यहाँ से क्या बनने वाला है वो हम आपको राइट करके बताते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस n माइनस 1 थीटा और प्लस आयोटा साइन n माइनस 1 थीटा। ये मेरा क्या आया, ये मेरा dw/dz आ गया। ये भी आपको जाए तो प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया। तो बताइए कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट हो तो, है ना, कोई डाउट नहीं है आई थिंक। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से भाई डेरिवेटिव करना, तो आपको बहुत अच्छे से डेरिवेटिव आप सीख नहीं रहे, आप कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो कंसेप्ट में कोई डाउट तो है नहीं आई थिंक, क्योंकि यह तो आपको पिछले लेक्चर में क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर पिछले लेक्चर में क्लियर ना होता तो आप कमेंट ना करते हैं। ठीक है, कमेंट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, हार्मोनिक फंक्शन। तो उसको अच्छे से सीखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। एनालिटिक फंक्शन है वो। हार्मोनिक फंक्शन क्या कहता है मेरा, हार्मोनिक फंक्शन ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन है, उसके रियल और इमेजरी पार्ट होते हैं। फिर तो रियल और इमेजरी पार्ट जो मेरे हैं एनालिटिक फंक्शन के, यानी रेगुलर फंक्शन के जो रियल और इमेजरी पार्ट हमारे पास हैं, मैं क्या करूं, उनके रियल और इमेजरी पार्ट में, ठीक है, क्या सेटिस्फाई करा दूं, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करा दूं। सेकेंड, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव होता है ये पार्शियल डेरिवेटिव, उसको क्या कराना, हमें सेटिस्फाई करा देना है रियल पार्ट में और इमेजरी पार्ट में। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि फंक्शन कैसा होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो हार्मोनिक फंक्शन आपका रियल पार्ट में भी सेटिस्फाई हो सकता है, हार्मोनिक फंक्शन आपका इमेजरी पार्ट में भी सेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के लिए फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव भी करेंगे और इसमें अभी क्वेश्चन भी करेंगे। इनके कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनका यूज करते हैं अपने सेशन नेट क्वेश्चन में, तो उनको भी हम लोग देखेंगे एक बार, क्या यूज है उनका, हम लोग वो भी देखेंगे, समझेंगे, है ना। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी में, ये भी मेरा एक्स वाई का फंक्शन मान लिया। ठीक है, और ये भी मेरा क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड और इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। क्या दिक्कत है, लिख लेंगे हम लोग, है ना। अब हमें करना क्या है, इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा मेरा यू एक्स वाई। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा वी एक्स वाई। ठीक है, और मैंने बताइए ये क्या है, इज एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। अगर ये मेरा एनालिटिक फंक्शन है तो पक्की बात है कि अगर ये कोई फंक्शन मेरा एनालिटिक फंक्शन होता है तो पक्की बात है कि वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई तो पक्का ही कर रहा होगा। ठीक है, मतलब वो सी आर इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेरा एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका मतलब श्योर है कि वो सी आर इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सी आर इक्वेशन क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये मैंने क्या किए हैं कि सी आर इक्वेशन सेट पढ़े थे भाई, आपका ये एनालिटिक फंक्शन है तो पक्की बात है कि ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो करेगा। एक पॉइंट तो समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ से ट्विस्ट आता है
यहाँ से मैं आपको कुछ लॉजिक बातें भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो समझना, CR इक्वेशन से ही मैं निकालता हूँ हार्मोनिक फंक्शंस अपने। तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं कि डेल यू अपान, यानी इसका अगेन डेरिवेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर, इसका अगेन डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। एंड अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, y के रिस्पेक्ट में कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। वी नो दैट क्या समझ में आती है यहाँ से बात है कि डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल होता है डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स के। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, बहुत पहले पढ़ रखी है, ठीक है। तो इसका ये यूज हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज जब हम इसमें कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि ये दोनों इक्वल हो गए, कहने मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डेल एक्स और डेल वाई आराम से आप ऐसे नॉर्मली लिख लें। तो आप इनको सम करके देखें, ये दोनों इक्वेशन मैंने फर्स्ट या सेकंड का क्या करें, सम करें। सम करते हैं जब, तो आपके सामने निकल के आता है लाप्लास इक्वेशन। क्या बनता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 0 मिल गया। ये इक्वेशन मिल जाता है, इसी को बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। और अगर ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होता है यानी इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा हार्मोनिक फंक्शन होगा, ठीक है। कहने मतलब समझ में आया। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो हार्मोनिक केसेस तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, हमने एक बात देखा यहाँ पे, ठीक है ना। सेटिस्फाई करा कि नहीं करा, कैसे करा वो हमने देखा। अगर कोई मान लो यू आपको दिया जाता है रियल पार्ट, मान लो आपको किसी फंक्शन का दे दिया गया कोई रियल पार्ट, मैं इसी से लॉजिक निकाल रहा हूँ, ठीक है। और आपने उसमें लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कराया और नहीं हुआ, तो क्या आप कह सकते हैं कि वो एनालिटिक फंक्शन होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। तो आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई इक्वेशन में, कोई फंक्शन में, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन मेरा है मान लो, ठीक है, और उसमें आप क्या करते हैं कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई ना हुआ, तो क्या आप कह सकते हैं कि वो मेरा एनालिटिक फंक्शन होगा। तो आप बोलेंगे नहीं होगा ना, ऑफ कोर्स नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो हमने लाप्लास निकाला है, लाप्लास इक्वेशन, ये मैंने CR इक्वेशन से निकाला है। समझना, कंसेप्ट समझना, भी थ्योरम भी आएगा, शायद डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन थ्योरम से इसे कंसेप्ट समझो। CR इक्वेशन से आया है, तो लाप्लास यानी कहने मतलब है कि अगर कोई मेरा फंक्शन यानी यू है, चाहे वो भी हो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, अगर वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैं श्योर कह दूंगा कि वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। अगर करता है तो कुछ कह नहीं सकते कि होगा कि नहीं होगा। अगर करता है तो कुछ नहीं कह सकते कि होगा कि नहीं होगा, उसके लिए कुछ केसेस और होंगे, उनको देखेंगे हम लोग, है ना। लेकिन अगर नहीं करता है तो श्योर कह सकते हैं कि वो एनालिटिक फंक्शन तो नहीं होगा। एक पॉइंट तो हमें समझ में आएगा, है ना, क्योंकि ये इसी से बेसिक से निकला है, तो हम इसी से डिस्कस कर लिए। कोई थ्योरम नहीं, कोई वो नहीं, बस एक कंसेप्ट बनाया, उसी से समझ लिए बात, है ना। चलो ठीक है, इस पॉइंट से और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, है ना। थ्योरी से ही खेलना और कुछ नहीं करना है। अभी मैंने यू के निकाला, अब वी के लिए निकालते हैं। वी के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि वी, यहाँ पे वी के लिए, अब मैं वी के लिए चर्चा करने वाला हूँ। तो वी के लिए यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, तो इसको थोड़ा रब कर दें तो आपको ठीक है करके बताते हैं। इसी से निकालूंगा फिर से ना। तो यहाँ क्या होगा कि अब डेल यू अपॉन डेल एक्स है मेरा, ठीक है, और डेल यू अपॉन डेल वाई है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक्स के रिप्रेजेंट करके वाई के रिस्पेक्ट में कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि अब मैं v के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ ना, तो v में यहाँ पे x रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे तुम्हें x के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा डेरिवेटिव, ठीक है, वो भी पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस का डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई। वी नो दैट कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो सम करेंगे, तो ये माइनस के उधर भेज दो, तो सम करेंगे क्या हो जाएगा ये मेरा, तो ये मेरा 0 इधर को हो जाएगा, इधर के क्या आ जाएगा, तो ये सम करने पर आ रहा है, ठीक ना। तो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा क्लियर हो जाता है एक पॉइंट और। तो इस पॉइंट के थ्रू हमने क्या देखा, इस पॉइंट के थ्रू मैंने ये देखा कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो हार्मोनिक भी देखो सेटिस्फाई आराम से कर रहा है, क्योंकि एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो पक्की बात है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो पक्की बात है कि फिर वो लाप्लास इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यही देखा, ठीक है।
लेकिन अगर लाप्लास कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि वो एनालिटिक फंक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर वो नहीं लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे कंसेप्ट सीखा कि कोई इक्वेशन अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कह पाते हैं क्या वो एनालिटिक फंक्शन है, बिल्कुल नहीं कह पाते हैं। लेकिन अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता तो मैं बिल्कुल श्योर कह सकता हूँ कि वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो सिमिलर सीआर इक्वेशन से निकला है, तो सिमिलर जो सीआर इक्वेशन में सेट कंसेप्ट लगते थे वही हमारे लाप्लास इक्वेशन में कंसेप्ट लगेंगे। क्लियर हो गया, पकड़ में आ गई बात। चलो भैया ठीक है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी समझो, क्योंकि हार्मोनिक से समझ में आ गया, हार्मोनिक फंक्शन समझ में आ गया, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट उसी से रिलेटेड है, पहले इसको भी सीख लो। जो हमारे एग्जांपल्स होंगे फिर मैं उसमें आपको डायरेक्टली बता दूंगा। देखो मैं 3 चीज़ें सिखाऊंगा एक साथ, फिर एग्जांपल्स में तीनों चीज़ें डिस्कस होंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हार्मोनिक फंक्शन, दूसरा बताने जा रहा हूँ हार्मोनिक कॉन्जुगेट, और तीसरा मैं बता दूंगा कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सिखा दूंगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट अगर डिस्कस हो गए तो फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे कमांड होगा, फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। फिर 1-2 क्वेश्चन ही मोर देन, यानी कि 2-4-10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। नहीं इस वीडियो में पूरे नहीं हो पाएंगे तो अगले वीडियो में चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस बढ़िया कर लेंगे, उसके बाद फिर हमारा और थ्योरी मजबूत हो जाएगा, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट तीनों एक के दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हमें तीनों को सीखना पड़ेगा, अच्छे से सीख लेते हैं तो कंसेप्ट मजबूत हो जाएंगे, तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सारे बातों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलते हैं भैया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या कहता है मेरा, UXY, यानी हमारा कंसेप्ट क्या है। हमारा कंसेप्ट ये है कि UXY अगर हार्मोनिक है, मतलब एक कोई फंक्शन हमें UX दिया गया है वो जो कि हार्मोनिक फंक्शन है, हमें पता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि VXY हमारा हार्मोनिक फंक्शन होगा, या भी हमें फाइंड करना पड़ जाए हार्मोनिक फंक्शन हो तो हम बता देंगे कैसे फाइंड करना पड़ेगा, अभी हम चेक करने के बाद बताते हैं, ठीक है। कि आप ऐसा VXY कोई फंक्शन बोलने वाले हैं कि हार्मोनिक फंक्शन है, तो आप किस दावे से बोल सकते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन होगा, सॉरी हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन होगा, तो कैसे बोल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर हम इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसको बोल रहे हैं, वो तभी कह सकते हैं कि जब वो कंडीशन हो कि VXY मेरा वो भी एक क्या होना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन होने चाहिए। बात समझ में आ गई। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है भाई VXY इज ए हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया, मुझे आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, del u upon del x इक्वल टू del v upon del y एंड del u upon del y इक्वल टू माइनस del v upon del x क्या होना चाहिए, आर सेटिस्फाई। यानी कि अगर UXY मुझे गिवन है, ठीक है, वो हम अभी बता देंगे कैसे तुम निकालोगे, वो हम तरीका सिखा देंगे कि UXY गिवन है तो कैसे आप निकालते हैं हार्मोनिक फंक्शन, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो यानी कि UXY अगर मेरा गिवन है, ठीक है, जो कि क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं गिवन है तो पहले आप उसका चेक करें कि वो हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो आप नया फंक्शन VXY निकाल लें, या फिर VXY मान लो दिया गया हो, हमें एक खाली चेक करना है कि वो हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं। तो हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन है या नहीं इस फंक्शन का, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस फंक्शन का वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है या नहीं। उसके लिए क्या होगा कि 2 केसेस होंगे मेरे पास कि VXY भी हमारा हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए, और तो दूसरा केस क्या होगा कि वो हमारा CR इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये है तो चेक करने के लिए, ठीक है। अगर मान लो कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, है ना, ये बातें हम लोग चेक करते हैं, एक बार देख लेते हैं। मान लो कोई 2 फंक्शन दिए गए UXY, समझना ये केसेस का मतलब इस्तेमाल कब करेंगे आप, है ना, ये भी समझो। अगर मान लो UXY आपको दिया गया, मान लो समथिंग कुछ भी दे दिया गया, ठीक है, और VXY भी हम आपको एक एग्जांपल लेकर बताएंगे, ठीक है। ये मान लो दे दिया गया, तो हम आपसे बोल रहे हैं कि ये जो है ये इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। मैंने ऐसा क्या बोला कि ये फंक्शन जो है मेरा वो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो आपको क्लेम करना है, यहाँ पर क्लेम करना है कि कैसे हार्मोनिक कॉन्जुगेट है या नहीं, आपको डिस्कस करना है। तो उस केस पे आप इस तरीके से क्लेम करके डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मैं फाइंड करने नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लेम करने की बात करूँगी, कैसे आप क्लेम करेंगे कि मेरा इसका हार्मोनिक फंक्शन है। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको हार्मोनिक फंक्शन फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो 2 बातें भी सिखानी बाकी, ये तो था कि अगर ऐसे 2 फंक्शन दिए ही जाते हैं तो आप पता करेंगे क्या, मतलब कैसे पता करेंगे कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। अच्छा एक बात और सीखे, रिमार्क्स डाल लें, रिमार्क ये है कि हमने ऐसा बोला
भाई ऐसा हमने प्रूव कर लिया। भाई दो फंक्शन मान लो ऐसे मेरे दिए गए थे और दूसरा फंक्शन मान लो ऐसा दिया गया। हमने कहा कि वी एक्स वाई इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। मैंने बोला कि किसका है, ऑफ यू एक्स वाई, मैंने ऐसा बोल दिया। तो क्या ये ज़रूरी है कि यू एक्स वाई इज आल्सो हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है, ऑफ वी एक्स वाई। मैंने आपसे ये बोला कि यू वी एक्स वाई इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू एक्स वाई। तो क्या ये ज़रूरी है कि यू एक्स वाई भी इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाए? तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग ये ऑलवेज नहीं कह सकते हैं कि ये अगर इसका है तो ये इसका भी हमेशा होगा, नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन हमेशा होगा ऐसा बोलना गलत होगा, ठीक है। मैं आपको अपने एग्जांपल द्वारा आपको समझाता हूँ। तो ये मेरा रिमार्क है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है ये, कि हम मान लो जल्दबाजी में सोचेंगे इसका कॉन्जुगेट है तो पक्की बात ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। तो ऐसा कहना गलत होगा ना। तो अभी एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से ना। तो फिलहाल इतना नोट कर लीजिए आप, है ना। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट से रिलेटेड ये सारी बातें हैं। अभी एक थ्योरम भी बताएंगे। फिलहाल इसकी हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका एक एग्जाम्पल देखकर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कस करना है मुझे, तो रब कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। क्लियर हो रहा है? मान लीजिए कोई एग्जांपल इसी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये एग्जांपल डिस्कस करने पहले एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं। अगर कोई फंक्शन मेरा एनालिटिक होता है, मान लीजिए लेट कर लेता हूँ क्योंकि इस बात से मैं आपको दो चार बातें सिखा दूंगा, ठीक है। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि कोई फंक्शन एफ जेड है, एफ जेड, ठीक है, वो क्या होता है, यू प्लस आई वी होता है। अगर ये मेरा एनालिटिक है, क्या है, टू बी एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक, भाई सीख चुके हो ना बहुत अच्छे से, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा डिस्कस करूँ, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन, अगर ये मेरा कोई एनालिटिक फंक्शन है, कौन, एफ जेड इक्वल टू क्या, यू प्लस आई वाई, ठीक है, ये मेरा क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। तो मैं कहूँगा अगर ऐसा केस है इन सम डोमेन डी, ठीक है ना, अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे वी इज ए कॉन्जुगेट ऑफ यू। तो ये बात होती है, इसका कन्वर्स भी प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, याद रखना ये बात। अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। मतलब कोई अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि वी इज अ कॉन्जुगेट ऑफ यू। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसा है तो ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल है ना। अच्छा, अगर ऐसा है कि v इज ए कॉन्जुगेट ऑफ u, मतलब अगर हम प्रूव कर देते हैं कि v मेरा कॉन्जुगेट है u का, तो मतलब ये भी है कि ये फंक्शन कैसा होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फैक्ट है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे देखना है कौन किसका कॉन्जुगेट है। तो मतलब मैं क्या करूँ, मतलब मैं करूँ कि इसका भैया एक फंक्शन क्रिएट कर दूँ और उसको क्या दिखा दूँ, एनालिटिक दिखा दूँ। तो मैं कह दूँगा कि ये जो मेरा v है वो कैसा होगा, u का कॉन्जुगेट होगा। एक तो ये हो गया बात। अभी जो दो तरीके बताए तो उससे भी कर सकते हो ना, तो सिंपल तरीके चलते हैं। तो हार्मोनिक से भी प्रूव कर सकते हो, एनालिटिक से भी कर सकते हो। देखो दो तीन मेथड हो गया। एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड क्या बताया मैंने कि अगर हम ये बात कहने वाले हैं कि मान लो v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट लिख लो भैया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u इन सम डोमेन डी, ठीक है, इन सम डोमेन डी। अगर ऐसा होता है तो मैंने बोला था कि u मेरा क्या होना चाहिए, पहली बात तो u मेरा क्या होना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए। और फिर हमें क्या करना होगा, सेटिस्फाई करने पड़ेंगे कंडीशंस दो। एक v को हार्मोनिक फंक्शन दिखाओ और दूसरा होता है कि इसका CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराओ, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है ना। तो दोनों तरीक़ों से हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों तरीक़ों से हम लोग चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम ये तरीका इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज ये तरीका तो आप करते चले आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं ना। तो एनालिटिक फंक्शन भी आप चेक कर सकते हैं। तो पहले इससे आप क्या करें, एफ जेड हमारा क्या बनेगा, तो एफ जेड इक्वल टू क्या बनेगा भैया, इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो हम ये चेक करते हैं कि पहले ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसको रफ कर दें, फिर हम लोग चेक करते हैं ना। तो ये थ्योरम समझ में आ गई, कोई डाउट है नहीं।
इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो कंसेप्ट है ना वो और मजबूत हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या कहा कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। भाई फंक्शन बना लिया तो ये रियल पार्ट हो गया, इमेजरी पार्ट हो गया। और हमें अगर ऐसा कर लेते हैं, मतलब इसको क्या दिखा दें, बी एन एनालिटिक फंक्शन, तो हम डायरेक्टली ये बात कह देंगे, क्या कह देंगे कि मेरा v इज़ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u इन सम डोमेन d। कोई दिक्कत नहीं है, d ये हम कह सकते हैं। तो इसको लेकर चलना है। तो अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो पहली बात तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता होगा, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होते होंगे, ठीक है, वो कंटिन्यूअस होते होंगे, ठीक है, ये बात समझ में आए। तो कंटिन्यूअस तो है ऑलरेडी, तो हम चेक करते हैं, धीरे धीरे चेक करेंगे, सारे पॉइंट चेक करना है, ठीक है, कोई पॉइंट छूटने ना पाए, कुछ ऐसे करना है। तो करते हैं भैया, पहला काम कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, डेल 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से, तो माइनस का 2y हो जाएगा। अब यहाँ से देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा भैया, 2y, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, इट इज़ क्लियर, ठीक है, फ्रॉम दिस, ठीक है ना। तो क्या क्लियर होता है, ये क्लियर होता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। चेक कर लें, कोई डाउट नहीं यहाँ तक है ना। तो ये मेरा हो गया, CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, लिख लेना, हैंस CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। तो एक बात तो क्लियर हो गई आई थिंक। अब मुझे क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो रहे हैं, देख लो सारे एग्जिस्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, कंटिन्यूअस भी है, यू एक्स वाई ये सब क्या है मेरे कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि ये मेरा क्या है पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई, कंटिन्यूअस भी हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो गया, CR इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो गया। तो मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ, हैंस मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ, ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको, मैंने डायरेक्टली ऐसे बता दिया, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि एफ जेड जो मेरा बनेगा जिसमें वो क्या है, u प्लस आयोटा वी है, आयोटा वी इज एनालिटिक फंक्शन। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। एक तो ये तरीका था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। सिंपल समझ में आया। इसको करने का सेकंड मेथड क्या हो सकता है, यू को आप चेक करें पार्शियल, ठीक है, करके देखें। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इक्वल टू 2x, डेल ई स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, सिमिलर डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस 2y, है ना, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। इन दोनों का सम कर लो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या हो रहा है भाई, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, लाप्लास इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, लिख लेना, ठीक है, सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अब मैं आगे अपनी कंडीशन में कूदूंगा कि अब मैं क्लेम करने वाला हूँ कि वी एक्स वाई, भाई ये हो गया, ये सेकंड मेथड है करने का, इसको मत सोना इसके आगे हमें करना है, ठीक है। ये सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया करने का, अब सेकंड मेथड आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, वी एक्स वाई इज, ठीक है, ये हमारा इसका क्या होना चाहिए, ये मेरा इसका क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए। भाई ऐसा हम क्लेम कर रहे हैं, तो हम क्लेम कर रहे हैं, क्या क्लेम है कि वी एक्स वाई इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ऐसा तभी आप कह सकते हैं, सिंपल बात, ऐसा आप तभी कह सकते हैं जब ये क्या करता होगा, तभी पहली कंडीशन क्या थी कि ये आपका लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता होगा। तो हम कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि तभी वो हार्मोनिक फंक्शन, भाई लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तभी वो हार्मोनिक फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं भैया। तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है, चेक करो भैया। तो होगा कैसे, इसको 2 बार एक्स टाइम करोगे तो 0 आएगा,
अगर इधर से तुम लोग निकालोगे डेल वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो जीरो आएगा, और सिमिलर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालोगे तो क्या भी आएगा, जीरो आएगा। दोनों जीरो आएंगे, नहीं आएंगे, और दोनों बराबर, दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये होगा सेटिस्फाई। दूसरी इक्वेशन है कि ये क्या करना चाहिए, दोनों लाप्लास इक्वेशन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप इधर देख रहे हैं सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो भी रहे। तो मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मेरा क्या होगा कि वी एक्स वाई इज़ अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। एक तो सेटिस्फाई हो गया, दोनों मेथड से देखो, मैंने देखा दोनों मेथड से हो रहा है। तो आप जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड कर लेना। आई थिंक तो मुझे ये अच्छे बहुत लगता है।